प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस में। आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक विकास और आधुनिकरण। आपकी तुलनात्मक राजनीति का ये भाग है ना, कि राजनीतिक विकास कैसे होता है। इसी में आपका एक भाग आता है जिसे कहते हैं राजनीतिक आधुनिकरण। ठीक है, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक साथ चलती है, राजनीतिक विकास और आधुनिकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे राजनीतिक आधुनिकरण को, कि आपका जो ये राजनीतिक आधुनिकरण है इसका क्या मतलब होता है और इसके क्या मायने हैं या क्या तात्पर्य है। इनको बहुत अच्छे से समझते हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो आवश्यक है उन बिंदुओं को यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हुए हम इसको तैयार करेंगे या इसको पढ़ेंगे। राजनीतिक आधुनिकरण जो है इसका अर्थ क्या है, तो सबसे पहले तो इसका अर्थ देखते हैं। राजनीतिक आधुनिकरण, अब आधुनिकरण शब्द को आप देख रहे हो, है ना। तो आधुनिकरण का क्या अर्थ होता है? आधुनिकीकरण का अर्थ ये होता है, आधुनिकीकरण भी इसको कहते हैं ना, आप करेक्ट कर लीजिए, कि जैसे मान लीजिए एक परंपरागत राजनीतिक समाज है या परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था है। तो जब एक राजनीति में कुछ नए परिवर्तन आते हैं, परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था की जगह जब हम कुछ नए तत्वों को राजनीति में शामिल करते हैं या कुछ आधुनिक विचारों को अपनाते हैं तो इसको राजनीतिक आधुनिकरण कह देते हैं। जैसा एक हमारा पुराना समय था जिसमें हमारे संचार के साधन कम थे, औद्योगिक व्यवस्था, मतलब आजादी के बाद का समय देखिए आप, 1950-60 का एक साधारण परिदृश्य से हम जी रहे थे। फिर हमने कुछ बदलाव की चीजें अपनाई, हमने उद्योगों को अपनाया, उदारवाद को अपनाया, लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता, समानता, न्याय देने की कोशिश की, है ना। एक आधुनिक तकनीकों को अपनाया। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि आधुनिक समय आ गया है। आधुनिक, हम रोज नए नए आविष्कार और चीजें कर रहे हैं और उनको अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, तो इसको हम आधुनिकरण कहते हैं। ऐसे ही राजनीति में जब हम पुरानी पद्धति को नए रूप में परिवर्तित करते, कुछ नई चीजों को राजनीति में शामिल करते हैं, तो इसको कह दिया जाता है राजनीतिक आधुनिकरण। अगर आप परिभाषा के रूप में देखें तो इसके अनुसार एक परंपरागत समाज का आधुनिक विशेषताओं की तरफ, आधुनिक विशेषताओं की तरफ अग्रसर होना। ठीक, एक परंपरागत समाज का आधुनिक विशेषताओं की तरफ अग्रसर होना राजनीतिक आधुनिकरण कहलाता है। राजनीतिक आधुनिकरण कहलाता है। ठीक है, अगर आप देखो तो तुलनात्मक राजनीति में जो राजनीतिक आधुनिकरण की हम बात करते हैं तो इसका मतलब भी वही यही होता है कि जो देश की पारंपरिक हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था, इसमें कुछ नए, है ना, पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में क्या करना, आधुनिक तत्वों को शामिल करना राजनीतिक। जैसे अब आधुनिक तत्व क्या होंगे, तो जैसे देखो लोकतंत्र, है ना, पहले ये नहीं था, राजतंत्र तो आदि चीजें थी, लोकतंत्र उस रूप में नहीं था, तो लोकतंत्र को बढ़ाना, है ना, जनता की भागीदारी को और बढ़ाना। ठीक है, आप देखोगे सुशासन, इसमें सुशासन को लागू करना, है ना, ई गवर्नेंस जैसी चीजों को लागू करना, है ना, तर्क को शामिल करना, या न्यायिक सक्रियता आपने देखा। तो ये क्या है, न्यायिक सक्रियता की जो ये नए नए तत्वों को आप देख रहे हो। तो पारंपरिक जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था थी उसका नई व्यवस्था में परिवर्तन होना या राजनीति में कुछ नई चीजों को शामिल करना और इसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड राजनीतिक आधुनिकरण। इसी को हम कहते हैं राजनीतिक आधुनिकरण। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि राजनीति में जो नए परिवर्तन होते हैं, राजनीति में जो नए परिवर्तनों को हम शामिल करते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम राजनीतिक आधुनिकरण कहते हैं। जैसे कुछ आप देखोगे तो क्या शामिल करना, तर्क संगतता। तर्क संगतता मतलब जो हमारी पुरानी विश्वास मान्यता है, मतलब जो अंधविश्वास थे, जो अतार्किकता थी, इनको दूर करना। ठीक है, जैसे पहले वोट दे दिया जाता था, मतदाता को जानकारी नहीं होती थी, लोग जाते थे मतदान कर देते थे, आधे लोग तो करते भी नहीं थे, क्यों मतदान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, उनको गायब कर दिया जाता था, घपले होते थे, ये सब चीजें होती थी। पर जैसे जैसे शिक्षा और सब चीजें बढ़ी, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हुई, अब लोग सोच समझ कर और बकायदा अपने हितों को देखते हुए क्या करते हैं, वोट डालते हैं।
तो देखो ये नया परिवर्तन आया तर्क संगतता का। इसके बाद में लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोगों में अधिकार, स्वतंत्रता, इनके प्रति बहुत जागरूकता हुई, समानता के प्रति लोग इनका इनकी मांग करने लगे। ठीक है, लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे, स्वतंत्रता से जीने लगे, तो ये लोकतंत्र बढ़ा। तो लोकतंत्र के बढ़ने से राजनीतिक आधुनिकरण आया। ठीक, इसके बाद देखेंगे आप कानून का शासन। पहले कुछ भी अधिकारीगण अपनी मन मर्जी चलते थे, कोई भी डाकू बन जा रहा है, कुछ भी चीजें हो जाती थी, कहीं भी दंगे फसाद हो जाते थे, है ना। कानून का शासन कम था। जैसे जैसे समय बढ़ा, कानून का शासन बढ़ते चला गया, है ना। तो सब चीजें अब कानून के हिसाब से होने लगी। तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण को दिखाता है। इसके बाद जन भागीदारी। पहले जन भागीदारी कम होती थी, अब लोग इतने जागरूक हो गए, देखे एनजीओ आ गए, दबाव समूह आ गए। ठीक है, इसके बाद में सुशासन और ई गवर्नेंस जैसी चीजें आ गई, तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होने लगी। अब सरकार की जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई, नागरिक चार्टर जैसी चीजें आ गई। तो जितनी जनता की भागीदारी बढ़ रही है, राजनीति में उतनी पारदर्शिता आ रही, तो इसी को कहा जाता है जन भागीदारी। तो ये सब चीजों को जब हम राजनीति में शामिल करते हैं, तो इनको ही हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं कि भैया ये राजनीति का आधुनिकरण है। कुछ और जो हमारे बड़े विचारक है उसको ऐसे परिभाषित करते हैं, जैसे हमारे एक विचारक है जिनका नाम है सिरिल 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 ब्लैक, है ना। सिरिल ब्लैक महोदय क्या कहते हैं, इनके विचार देखिए। ये कहते हैं कि आधुनिकरण का तत्व प्राकृतिक शक्तियों पर आधुनिकरण का तत्व प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य का तेजी से बढ़ता हुआ नियंत्रण है। आधुनिकरण क्या है, तो अगर प्राकृतिक रूप में हम देखें तो हमारा जो मानव का प्रकृति पे बहुत ज्यादा नियंत्रण बन रहा है, जो हम नई नई तकनीकें ला रहे हैं, नई नई शक्ति हासिल कर रहे हैं, तो इसी को हम सामान्यतः नाम दे देते हैं क्या, कि भैया आधुनिकरण हो रहा है। तो इसी तरह राजनीति में जो राजनीतिक परिवर्तन है, राजनीति में राजनीतिक परिवर्तन और आधुनिकरण, परिवर्तन और आधुनिकरण, है ना। राजनीतिक परिवर्तन और आधुनिकरण को औद्योगिकरण औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, विकास, शिक्षा, वाणिज्य, सांस्कृतिक सांस्कृतिक संचार आदि से संबंधित किया जाना चाहिए, है ना। यही हमारे ब्लैक क्या कहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन और आधुनिकरण को, जैसे औद्योगिक विकास हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, विकास, शिक्षा, वाणिज्य विकास हो रहा है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, राजनीतिक संसार हो रहा है, तो ये सब चीजें राजनीति में भी शामिल हो रही है। परिवर्तन से राजनीति में भी कुछ परिवर्तन आ रहा है। औद्योगिकरण में बदलाव से, हमारी कार्य प्रणाली में बदलाव से, आईटी एआई आने से राजनीति के प्रचार के तरीकों में बदलाव आ रहा है। तो जो जो नए नए बदलाव आते हैं, उनका राजनीति पर जो जो प्रभाव पड़ता है, जिसको आप राजनीतिक आधुनिकरण कह सकते हैं। सबसे पहले जो राजनीतिक आधुनिकरण की बात है, इसको यूरोप में अपनाया गया, है ना। यूरोप के देश ने अपनाया राजनीतिक आधुनिकरण को। भैया राजनीतिक आधुनिकरण क्या है, कि राजनीति में हम कुछ नई चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया राजनीतिक आधुनिकरण। ठीक है, इसके बाद में एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों ने इसको अपनाया। ठीक है, तो इस तरीके से राजनीतिक आधुनिकरण का यहाँ विकास हुआ। राजनीतिक आधुनिकरण से हम ये समझे, क्या समझे, कि जो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था है, उसका आधुनिक, है ना, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होना, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में पर्यावरण राजनीतिक आधुनिकरण है। ठीक है,
ये इसकी स्पष्ट परिभाषा हो गई कि राजनीतिक आधुनिकरण क्या होता है। अब कुछ जो हमारे राजनीतिक विचारक है इनकी दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकरण को समझते हैं। जैसे देखो, हमारे एक बड़े विचारक हैं जिन्होंने एक बुक लिखी, इनका नाम है आइजनस्टाइन। ये विचारक है आइजनस्टाइन, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, प्रोटेस्ट एंड चेंज, ठीक है। ये किताब लिखी इन्होंने 1966 में। इसमें आधुनिकीकरण के बारे में इन्होंने क्या कहा, इसमें आधुनिकीकरण का इन्होंने विचार दिया, आधुनिकीकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। तो आधुनिकीकरण पर इन्होंने अपने क्या विचार व्यक्त किए, तो देखो, इन्होंने पहला बताया कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो क्या है, सामाजिक परिचालन। इन्होंने चार बातें मुख्यतः चार विचार दिए है ना, चार विचार। तो पहला विचार दिया सामाजिक परिचालन। इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, सामाजिक परिचालन है। तो सामाजिक परिचालन का मतलब ये होता है कि जो किसी भी समुदाय या जो समाज के सदस्य है, सामाजिक परिचालन क्या होता है कि जो समाज के सदस्य है ना, समाज के सदस्यों को आर्थिक, ऐसा मान लीजिए, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन हेतु संगठित करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना। यही हमने देखा कि एक तत्व होता है राजनीतिक आधुनिकीकरण का कि उसमें लोगों की भागीदारी कैसी बढ़ती है ना। तो इन्होंने पहला जो आधुनिकीकरण का विचार बताया, इन्होंने कहा कि सामाजिक परिचालन, समाज के सदस्यों का आर्थिक रूप से, राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में लोगों को एकत्रित करना, सभी क्षेत्रों में, स्पेशली राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक, है ना, और लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। इसका मतलब होता है सामाजिक परिचालन। आधुनिकीकरण तब आएगा जब लोग ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे, रोज लोगों की सहभागिता बढ़ेगी, है ना। तो पहला तत्व इन्होंने बताया सामाजिक परिचालन। फिर इसके बाद में इन्होंने दूसरा तत्व बताया, इसको कहा सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक विभेदीकरण। तो ये हम दूसरा तत्व देखेंगे, इसका मतलब होता है सामाजिक विभेदीकरण क्या है। सामाजिक विभेदीकरण का मतलब ये होता है कि जो समाज में अलग अलग समुदाय है या जो समाज में अलग अलग समूह है ना, जो समाज में बहुत सारे समूह हैं उनमें अंतर करना, उन बहुत सारे समूहों में अंतर करना और उन पर अंतर करके उनका ध्यान देकर सबका विकास करना, ऐसा समझ सकते हो। जैसे जाति धर्म के आधार पर अलग अलग लोग हैं, जाति धर्म ना, जाति धर्म लिंग के आधार पर लोग हैं, आयु के आधार पर लोग हैं, भाषा के आधार पर अलग अलग समूह है, व्यवसाय के आधार पर अलग अलग लोग हैं, शिक्षा के आधार पर अलग अलग लोग हैं, है ना, सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग है लोगों की। तो इसके आधार पर लोगों में अंतर करना और उनके फिर जो समस्या है उनका समाधान करना, है ना। तो समाज के आधार पर विभेद करना, इसको कहते हैं सामाजिक विभेदीकरण। ये दूसरा इन्होंने आधुनिकीकरण का एक, आधुनिकीकरण कैसे होता है उसके रूप में दूसरा विचार व्यक्त किया। तो पहला इन्होंने किया सामाजिक परिचालन के रूप में होता है, दूसरा होता है सामाजिक विभेदीकरण के रूप में, तीसरा इन्होंने बताया आर्थिक परिवर्तन, है ना। जब देश में आर्थिक परिवर्तन होता है, हमारी जीडीपी बढ़ती है, आय के तरीके बढ़ते हैं, उद्योग सब चीजें बढ़ती है, आर्थिक परिवर्तन होने से आधुनिकीकरण आता है। चौथा राजनीतिक परिवर्तन, है ना। राजनीति में जैसे लोकतंत्र है, लोगों की जन सहभागी बढ़ना, सुशासन का आना, पारदर्शिता का आना, ठीक है, ये लोकतंत्र का और ज्यादा बढ़ना। तो ये जब सब चीजें होती है तो ये चार चीजों को मुख्यतः हम क्या कहते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण कह देते हैं ना। ये विचार आइजनस्टाइन ने दिए हैं, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो कार्ल ड्यूस करके हमारे विचारक है, एक कार्ल ड्यूस, इनका नाम आपने सुना होगा, कार्ल ड्यूस। उन्होंने जो पहला सामाजिक संचालन परिचालन वाला विचार है, कार्ल ड्यूस ने का कहा जो सामाजिक परिचालन है, ठीक है,
इसको आधुनिकीकरण का सामाजिक जनांकी पक्ष कहा, आधुनिकीकरण का सामाजिक और जनांकी पक्ष कहा। सामाजिक परिचालन से मतलब कि समाज में परिवर्तन होता है, जनता में परिवर्तन होता है, तो ये सामाजिक जनांकी पक्ष है ना, जनता से संबंधित है सामाजिक परिचालन, और इसी का प्रभाव राजनीति पर पड़ता है। तो इस विचार को उन्होंने आधुनिकीकरण का सामाजिक जनांकी पक्ष कहा है कार्ल ड्यूस ने। के बाद में देखो हमारे एक और महत्वपूर्ण विचारक हुए जिन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण का विचार दिया। तो ये हमारे अगले जो विचारक है इनका नाम है एडवर्ड सिल्स। ठीक है, एडवर्ड सिल्स हमारे एक विचारक हुए। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट। ठीक है, ये इन्होंने किताब लिखी। इनमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आधुनिकृत राष्ट्र है, जो नए राष्ट्र है, आधुनिकृत राष्ट्रों के 5 मॉडल विकसित किए। बताए कि दुनिया में जो आज के समय में जो आधुनिक राष्ट्र है, इनमें 5 तरह के राष्ट्र हमको नजर आते हैं। तो 5 मॉडल के अनुसार अपन का अध्ययन कर सकते। तो पहला जो इन्होंने मॉडल बताया उसको इन्होंने कहा राजनीतिक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मॉडल। ये राजनीतिक लोकतांत्रिक मॉडल क्या है जो इस दुनिया में हमें देखो आधुनिक राष्ट्र में ये राजनीतिक लोकतांत्रिक मॉडल दिखाई देता है। तो ये मॉडल आपको दिखेगा जैसे यूएसए में है ना, इंडिया में, ठीक है, यूके में। यहाँ क्या होती है राजनीतिक लोकतांत्रिक मॉडल में, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, स्वतंत्र न्याय होता है, समानता होता है ना, क्या कहेंगे आप, स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, न्याय होती है, जन सहभागिता होती है, ठीक है, स्वतंत्र मतदान होता है, ठीक है, और विकास। तो ये वाला जो मॉडल आप देखते हो ना, जो लोकतंत्र का बेसिक मॉडल है जो आपको अमेरिका में नजर आता है, तो उसको पहला मॉडल आप कहेंगे लोकतांत्रिक मॉडल। ठीक है, दूसरा मॉडल इन्होंने कौन सा बताया, दूसरा मॉडल इन्होंने संरक्षक मॉडल कहा। लोकतंत्र का दूसरा मॉडल संरक्षक मॉडल हमें नजर आता है। इस संरक्षक मॉडल को ना अभिभावकी मॉडल भी कहा जाता है। अभिभाविकी मॉडल यानी कि जिसको अभिभावक पिता जैसे अपने बच्चे का संरक्षक करता है ना, अपने नियंत्रण में उसकी सारी चीजें करता है। तो लोकतंत्र का हमको एक ऐसा मॉडल दिखाई देता है दुनिया में जहां जो शासक होता है पूरे के पूरे लोकतंत्र को कंट्रोल करता है। तो इसका एक उदाहरण आपको दिखेगा, जो हमारे एक शासन थे सुकर्णो। ठीक है, ये इंडोनेशिया में थे। तो ये क्या करते थे, इंडोनेशिया, इन्होंने पूरे के पूरे जो इंडोनेशिया का शासन था ये खुद अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे, सबसे ऊपर थे। ठीक है, नौकरशाही हो, सब कुछ हो, सबके अग्रणी ये होते है ना, जहां का शासक पूरे के पूरे लोकतंत्र को कंट्रोल करता है और वही सर्वे सर्वा हो जाता है। तानाशाही एक तरह की होती है, तो इसको संरक्षक मॉडल कहा जाता है। तीसरा मॉडल इन्होंने जो बताया लोकतंत्र का तीसरा मॉडल कौन सा हो गया, इसको उन्होंने कहा सर्वाधिकारवादी, है ना, सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकार मॉडल आप क्या समझ रहे हो, जैसे देखिए जो नाजीवादी मॉडल था, जो फांसीवादी मॉडल था, ठीक है, जहां पुलिस शासन होता है, जहां सेना का शासन होता है, ठीक है, जैसे यूएसएसआर था, वहां स्टालिन का शासन था, है ना। इसके बाद में आप यहाँ के शासन में क्या था, पूरा का पूरा शासन एक व्यक्ति के अधिकार में था, एक व्यक्ति के अधिकार, है ना। ये वाला जो संरक्षक मॉडल होता है इसमें नियम कानून होते हैं, पर यहाँ एक ही व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। तो इस तरह के मॉडल को उन्होंने सर्वाधिकारवादी मॉडल कहा है ना। यहाँ ना तो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, ना कुछ भी नहीं होता, कोई नियम कानून नहीं होता, जो ये शासक बोल दे वही सब कुछ होता है। चौथा मॉडल जो इन्होंने बताया था, इसको इन्होंने कहा आधुनिक अभिजात्य
आधुनिक अभिजात्य तंत्र। तो ये आधुनिक अभिजात्य तंत्र क्या होता है? देखो, आधुनिक अभिजात्य शासन, इसको हम नाम दे रहे हैं आधुनिक अभिजात्य तंत्र। तो ये मॉडल ऐसा होता है जिसमें कोई, जैसे मान लीजिए कोई शासक या कोई सैन्य अधिकारी पूरी की पूरी सत्ता पर कब्जा कर देता है, ठीक है, और उसके बाद में उसके सुधार करने की बात करता है, सुधार करने की बात। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखोगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में क्या हुआ था, जो अयूब खान था, ठीक है, अयूब खान, इन्होंने खुद को राष्ट्रपति बना लिया, ये सेना के प्रमुख थे, तो इन्होंने सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया और इन्होंने कहा मैं सुधार कर रहा हूं, क्योंकि शासन ढंग से चल नहीं रहा है, राजनेता देश को चलाने में सक्षम नहीं है, तो मैं संविधान का उद्धार करूंगा, ये कहकर इन्होंने पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो ये केस जहां पर होता है उसको कहा जाता है आधुनिक अभिजात्य तंत्र, ठीक है। इसी तरीके से का उदाहरण मिलेगा आपको इराक में, इन्होंने भी सत्ता को अपने हाथ में लेकर आधुनिक सुधार करने की बात की थी। चौथा मॉडल होता है, और पांचवा मॉडल होता है परंपरावादी, परंपरावादी अल्पतंत्र मॉडल। ये कौन सा पांचवा प्रकार बताया हमारे एडवर्ड सिल्स ने? ये कह रहे हैं परंपरावादी अल्पतंत्र मॉडल। परंपरावादी अल्पतंत्र का मॉडल ऐसे होता है, आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जहां उसी तरीके का राजा महाराजा का शासन चल रहा है या कबीलाई सभ्यता चल रही है ना, वही राजशाही चल रही है। जैसे एग्जांपल आप देखो सऊदी अरब, है ना, सऊदी अरब, वहां आज भी किंग है, उसके हिसाब से शासन चल रहा है। यूएई आप देख सकते हो, आप भूटान देखो, वहां आज भी राजशाही है। अफगानिस्तान देखो, वापस तालिबान का शासन आ गया, है ना। इसके अलावा जहां राजतंत्र है या सामंतवाद है ना, जैसे तालिबान के एक शासन का मैंने उदाहरण बताया। अब कुछ अरब के देश देखोगे या अफ्रीका के देश देखोगे जहां आज भी कबीला का शासक है, वहां राजा होता है। तो जहां इस तरह की व्यवस्था होती है, कबीला का शासक होता है ना, या आज भी क्या है, किंग का शासन है, भूटान में तालिबान का शासन आ गया, तो ये परंपरावादी लोग जो धर्म और उसके आधार पर शासन चलाते हैं, इसको इन्होंने नाम दिया अल्पतंत्री परंपरावादी मॉडल। तो इस तरह के 5 मॉडल की बात हमारे एडवर्ड सिल्स ने की है। इसके बाद हमारे एक और विचारक हुए हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण विचारक है, जिनका नाम है सैमुअल हंटिंगटन। सैमुअल हंटिंगटन, इन्होंने क्या बात की है आधुनिकीकरण को लेकर, हम इनके विचार देख लेते हैं। तो इन्होंने ना जो आधुनिकीकरण है 5 रूपों में व्यक्त किया है, ठीक है, इन्होंने 5 रूप बताया आधुनिकीकरण। पहला रूप कौन सा इन्होंने बताया? मनोवैज्ञानिक स्तर। इन्होंने कहा आधुनिकीकरण पहले कहां होता है, तो पहले मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। दूसरा इन्होंने बताया जनांकी स्तर, दूसरा कहां होता है, जनांकी स्तर पर होता है। तीसरा होता है बौद्धिक स्तर पर, तीसरा बौद्धिक स्तर पर होता है। चौथा होता है सामाजिक स्तर पर, ठीक है, और पांचवा जो आधुनिकीकरण होता है आर्थिक स्तर पर। हाँ, तो देखो इन्होंने बताया है कि आधुनिकीकरण कैसा होता है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किस रूप में होती। तो सैमुअल हंटिंगटन कहते हैं कि सबसे पहले जो आधुनिकीकरण होता है वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। मतलब पहले मानसिक रूप से हमको अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि कुछ नई चीजों को हमको अपनाना है, लोगों के विचारों में परिवर्तन करना पड़ता है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से सोचना पड़ता है चीजों के बारे में, तब हम आधुनिकीकरण के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद में जनसंख्या को हमें सुधारना पड़ता है, लोगों को सुधारना पड़ता है, लोगों को संगठित करना पड़ता है, उनके विचारों में परिवर्तन करना पड़ता है, तब आधुनिकीकरण होता है। फिर बौद्धिक स्तर पर उनके विचारों में परिवर्तन करना पड़ता है, उनको शिक्षा देना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, कुछ सिद्धांत समझाना पड़ता है, तब आधुनिकीकरण होता है। इसके बाद में जब लोगों के विचार और बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है तो समाज में परिवर्तन होने लगते हैं, समाज में नए नियम कानून हम ला देते हैं, तो समाज में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद आर्थिक स्तर पर जब परिवर्तन होता है ना, जब ये सब परिवर्तन हो जाते हैं तो फिर आर्थिक परिवर्तन होता है, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक, जनानिकी, बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर, तो ये 5 स्तरों पर आधुनिकीकरण होता है। इसकी बात करते हैं हमारे हंटिंगटन।
इसके बाद आधुनिकरण को लेकर एक विचार ने जो विचारक दिए है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो डायरेक्ट पूछा गया है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। इनका नाम है ए एफ ऑर्गेन्स्की। ठीक है, ए एफ ऑर्गेन्स्की करके हमारे विचारक हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ विचार दिए हैं आधुनिकरण और राजनीतिक विकास को लेकर। तो ठीक है, इन्होंने जो है ना राजनीतिक विकास का क्रम बताया है, राजनीतिक विकास का क्रम। तो राजनीतिक विकास और जो आधुनिकीकरण है, इसमें कुछ लोग अंतर नहीं करते, विकास और आधुनिकरण को एक चीज मानते, मतलब लोगों का विकास हो रहा है मतलब उसका आधुनिकरण हो रहा है ना। तो राजनीतिक आधुनिकरण भी इसी तरीके से आता है। तो ये क्रम देख लीजिए। तो इन्होंने एक पहला बताया है कि क्या आदिम आदिम समाज, आदिम राष्ट्रीय एकीकरण होता है सबसे पहले विकास की प्रक्रिया में। इसके बाद में दूसरा क्या होता है, इन्होंने कहा औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण ये दूसरा नंबर पे होता है। तीसरा नंबर पर होता है राष्ट्रीय कल्याण। ठीक है, और चौथे नंबर पे होता है प्रचुरता। तो ये चार तरीके से, राष्ट्रीय एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण और प्रचुरता, चार तरीके से विकास होता है। तो ये देखो, आप पहला वाले को समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण, आदिम राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम पूरे के पूरे अगर विकास को समझे तो पहले क्या था, आदिम रूप से हम रहते थे, जंगल में रहते थे, एक तरीके से जंगली थे। धीरे धीरे हमने सामाजिक समझौता किया, राज्य बनाया, क्षेत्र अपना डिसाइड किया, संप्रभुता आई, और इस तरीके से राष्ट्र का एकीकरण करके हम एक राष्ट्र के रूप में सामने आए, है ना। यही है आदिम राष्ट्रीय एकीकरण हुआ। उसके बाद में हमने विकास करना शुरू किया। सबसे पहले हमने खेती बाड़ी इन सब से आगे बढ़े, कृषि से आगे बढ़े, औद्योगिकरण अपनाया, है ना। तो आज का ढांचा और सामान सामने आया। जब हमको जरूरत पड़ी चीजों की तो हमने उनका उत्पादन करना शुरू, मतलब क्या करा, औद्योगिकरण किया। तो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ, इसके बाद में औद्योगिकरण आया। जब औद्योगिकरण हुआ, चीजों का उत्पादन हुआ, तो इससे हमारा कल्याण होना शुरू हुआ, हमको सुविधाएं और हमारी आवश्यकता की चीजें मिलना शुरू हुई, तो हमारा कल्याण हुआ। और कल्याण बहुत सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में जितनी जरूरी है प्रचुरता में हमारे सामने आई। तो इस तरीके से आप सामान्य भाषा में चीजों को याद रखिए। पहले हुआ, औद्योगिकरण हुआ, राष्ट्रीय कल्याण हुआ, उस बाद में प्रचुर आगे हमारे पास सब चीजें जितनी हमको जरूरत में थी उस मात्रा में उपलब्ध हो गई। तो ये जो हमारे ऑर्गेन्स की है, इन्होंने राजनीतिक विकास का क्रम बताया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इस तरीके से इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑर्गेन्स्की ने कहा है कि अगर हमको विकास पर पहुंचना है ना, अगर हमको विकास के लक्ष्यों तक पहुंचना है, आपको आधुनिकीकरण करना है या विकास के लक्ष्यों तक पहुंचना है, तो लक्ष्यों तक आप एकीकरण करना होता है, आपको और राष्ट्रीय प्रचुरता आती है। ये पूरा का पूरा क्रम है उसका। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर विचारकों में इस बात को लेकर हमेशा थोड़ा सा मतभेद हमको दिखाई देता है। राजनीतिक आधुनिकरण जो है, पहले तो आता है राजनीतिक विकास व राजनीतिक आधुनिकीकरण। अरे विकास है ये, राजनीतिक विकास व राजनीतिक आधुनिकीकरण, इनमें हमको देखना है अंतर। ये दोनों में अंतर क्या है। तो प्रायः देखो, ऐसा होता है कि दोनों जो है, राजनीतिक विकास जो है और जो राजनीतिक आधुनिकीकरण, दोनों को एक माना जाता है, इनमें अंतर नहीं है। राजनीतिक विकास की वजह से ही राजनीतिक आधुनिकीकरण होता है। तो बहुत सारे विचारक इन दोनों को एक मानते हैं, है ना। इनके अनुसार आधुनिकीकरण जो होता है, आधुनिकीकरण का तार्किक मतलब क्या होता है, आधुनिकीकरण का तार्किक मतलब यही होता है क्या, विकास। तो दोनों अलग अलग नहीं है, आधुनिकीकरण और तार्किक विकास दोनों एक चीज है, ऐसा माना जाता है। जो हमारे हंटिंगटन है ना, बड़े बड़े विचारक है तुलनात्मक राजनीति के, हंटिंगटन भी यही मानते हैं, आधुनिकीकरण और विचार एक ही है ना, इन दोनों में अंतर नहीं है। वहीं कुछ विचारक है दोनों में अंतर मानते हैं। ये मानते हैं कुछ विचारक की राजनीतिक विचार आधुनिकरण
अलग चीज है। तो दो अलग अलग चीज है, ऐसा मानते हैं हमारे राजनीतिक विचारक। कुछ विचारकों का क्या मानना होता है कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है, कुछ विचारक मानते हैं कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है ये बड़ी अवधारणा है। इससे विकास से, ये विकास से बहुत बड़ी अवधारणा है। मतलब विकास का मतलब क्या होता है? विकास का छोटा सा मतलब ये होता है, जैसे देखो प्रगतिशीलता है, कहीं प्रगतिशील है कोई, ठीक है, ये गत्यात्मक, इसको माना जाता है गत्यात्मक अवधारणा हुआ है, तो हम उसको विकास कह देते हैं ना। पर आधुनिकीकरण का मतलब होता है पूरा का पूरा परिवर्तन होना। आधुनिकीकरण को बहुत बड़ी बात है, यह एक बड़ी अवधारणा है। तो बड़ी अवधारणा कैसे है? जैसे देखो एक औद्योगिक परिवर्तन भी अगर हो रहा है कहीं, उदाहरण के लिए औद्योगिक परिवर्तन हो रहा है, तो आप इसको विकास कह देंगे कि हाँ भाई हो रहा है। आर्थिक परिवर्तन हो रहा है तो आप कह देंगे विकास हो रहा है। तो विकास कोई एक भी हो सकता है, विकास बहुत छोटी अवधारणा है। पर हम आधुनिकीकरण कब कहते हैं? जब पूरी व्यवस्था में परिवर्तन होता है, पूरी की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन होता है और उसका लाभ लोगों को भी मिलता है, तो इसको हम आधुनिकीकरण कहते हैं। जैसे हमने पहले देखे कि आधुनिकीकरण किसको कह रहे हैं? सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो, या राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विकास, जब पूरा का पूरा विकास एक साथ होता है तो आर्थिक आधुनिकीकरण मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण कब आता है? जब राजनीतिक विकास हो जाता है। तो ये जो आधुनिकीकरण है ना, ये विकास की बात की प्रक्रिया है, ये विकास के माध्यम से ही आता है। तो राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण नहीं है ना, या राजनीतिक आधुनिकीकरण विकास नहीं है, विकास है आधुनिकीकरण। जब पूरा विकास हो जाता है चौतरफा, तब आप कह सकते हो कि आधुनिकीकरण हो गया है ना। आधुनिक युग हम कहते हैं तो केवल इसलिए नहीं कहते कि केवल यातायात के साधनों का विकास हो गया या राजनीतिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया। हम आधुनिक युग किसको कह रहे हैं? मतलब कि यहाँ पूरी की पूरी चीज परिवर्तन होगी, चाहे सामाजिक, आर्थिक, संचार, तकनीक, कुछ भी चीज देखो, हमारे पहनने, होने, ओढ़ने, खाने पीने, सबका तरीका बदल गया। तो विकास एक छोटी सी चीज है, विकास कुछ में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मेरी सोच में विकास हो गया, ठीक है ना। पर आधुनिकीकरण कब होगा? जब मैं पूरा का पूरा बदलूंगा, है ना। आधुनिकीकरण मतलब पूरी सिस्टम एक साथ बदल रहा है, तो ये विकास के बाद की अवस्था होती है आधुनिकीकरण। तो यही अंतर होता है राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में, है ना। तो बस आधुनिकीकरण का हमारा विषय यही समाप्त होता है। जल्दी से इसी के अगले दो पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक विकास क्या होता है, उसको समझेंगे।